सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हेडलाइंस न्यूज के तरफ से नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। यह साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लाए और आप हमेशा स्वस्थ रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर लें। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मणिपुर हिंसा के लिए सीएम बीरेन सिंह ने मांगी माफी, कहा ये साल खराब रहा। सरपंच हत्या मामले पर मुख्यमंत्री फडणवीस सख्त, कहा गुंडाराज नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी मां और कई अन्य कांग्रेस नेताओं पर बिना किसी ठोस आधार के आरोप लगाए। आज तक उन्होंने इस मुद्दे पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अब वे अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना के खिलाफ आपराधिक और सिविल मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित पर भाजपा से पैसा लेने का आरोप भी लगाया। संदीप दीक्षित ने कहा है कि वे इस मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग जितना भी बचने की कोशिश कर रहा है, या कह सकते हैं कि केंद्र सरकार उसे जितना बचाने की कोशिश कर रही है, वह उतना ही गिरता जा रहा है। खासकर ईवीएम में धांधली का मुद्दा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बीजेपी के साथ ही उसके सहयोगियों पर भी आरोप लग रहे हैं कि वह सिर्फ ईवीएम में धांधली के सहारे ही जीत रही है। विपक्ष तो मुद्दा उठा ही रहा है। अब खास बात यह है कि इसमें अब बीजेपी के सहयोगियों का साथ भी विपक्ष को मिल गया है। तो विपक्ष के पास अब सबूतों की भरमार है और उसी कड़ी में अब एनसीपी शरद पवार गुट के एक विधायक ने बड़ा खुलासा किया है। तो आखिर क्यों एक बार फिर उठने लगा है ईवीएम का मुद्दा? क्यों बुरी तरह गिर गई है बीजेपी और उसके सहयोगी दल? और खासकर क्यों टेंशन में नजर आ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? ईवीएम को लेकर मचा बवाल शांत होता नहीं दिख रहा। हरियाणा का मामला सुप्रीम कोर्ट में आप जानते ही हैं, तो महाराष्ट्र का मामला अभी निचली कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचने की तैयारी विपक्ष ने कर ली। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बेहद आक्रामक दिखाई दे रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उन्होंने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि अब ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में अभियान भी शुरू करेगी और यह विपक्ष एकजुट होकर बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग को दोहराएगा। विपक्ष की इन तमाम तैयारियों के बीच अब शरद पवार गुट के एक नेता हैं और उन्होंने ईवीएम को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे जब से आए हैं तभी से उस पर सवाल उठ रहे हैं। अब चाहे कांग्रेस हो या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, सभी का कहना है कि जो चुनाव नतीजे आए हैं उसकी उम्मीद तो हमें थी ही नहीं, न ही किसी मीडिया चैनल को थी और न ही किसी सर्वे एजेंसी। यहाँ तक कि बीजेपी के नेता भी यह बात मान रहे हैं कि जो नतीजे आए हैं उसकी उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। बीजेपी के नेता कांटे की टक्कर मानकर चल रहे थे। वो ये तो दावा करते थे कि बहुमत उनके गठबंधन को मिल जाएगा, लेकिन अकेले बीजेपी ही बहुमत के करीब पहुंच जाएगी, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जिसके बाद कांग्रेस ने तो ईवीएम के खिलाफ हल्ला ही बोल दिए। और अब महाराष्ट्र के जिस मरकरवाड़ी गांव से बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने के ताजा आंदोलन की शुरुआत हुई है, उसी गांव के विधायक उत्तम जानकर ने 3 बड़े दावे करके खलबली मचा दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक उत्तम जानकर ने यह आरोप लगाया कि महायुति या कि एनडीए गठबंधन ने ईवीएम में छेड़छाड़ की है और इसके बाद ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव वह जीत सके हैं। वह सोलापुर जिले की माला शिरत सीट से चुने गए हैं। अब मरकरवाड़ी गांव इसी विधानसभा सीट में आता है और यह उन्हीं का ही गांव है। उन्होंने इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को 13,000 से ज्यादा वोटों से हराया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह अपने ही गांव मरकरवाड़ी से हार गए थे। यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार को लीड मिल गई थी। बाद में गांव वालों ने इसे लेकर आंदोलन किया था। गांव वालों का दावा था कि गांव में जो 2000 वोट डाले गए हैं उनमें से जानकर को कम से कम 1800 वोट तो मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने हैं? मात्र 822। जबकि बीजेपी उम्मीदवार को यहाँ से 1000 से ज्यादा वोट मिल गया। यानी साफ है कि वोट जनता ने नहीं दिया था बल्कि ईवीएम ने दिया था। अब अपने दावे को साबित करने के लिए गांव वालों ने बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी थी। अब प्रशासन ने जब इस पर रोक लगवाई तो सवाल खड़े हो गए कि आखिर किसके इशारे पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। और जिन लोगों ने वोटिंग कराने की कोशिश की उन पर एफआईआर तक दर्ज कर ली गई। इसके बाद से ही मरकरवाड़ी गांव चर्चाओं में आ गया है। और अब जो दावे उत्तम जानकर ने किए हैं, सबसे पहले उन दावों के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। अब जानकर ने जो पहला दावा किया है वह यह कि अजीत पवार खुद धांधली से जीते हैं। बारामती जो पवार परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता है, वहाँ इस बार कड़ा मुकाबला माना जा रहा था और चुनाव से पहले इसे खुद अजीत भी स्वीकार कर रहे थे।
उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि चुनाव नतीजा किसी के भी पक्ष में जा सकता है। इन दावों के बाद बीजेपी और पूरा एनडीए टेंशन में आ गया है कि अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और जांच में धांधली की बात साबित हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि फडणवीस को इस्तीफा ही देना पड़ जाए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई ने कहा कि सनातन धर्म और कुछ नहीं बल्कि वर्णाश्रम धर्म जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था है जिसे गुरु ने चुनौती दी थी और उस पर विजय पाई थी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा समर्थित नए युग का मानवतावादी धर्म समय के साथ खड़ा है। क्या बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले फिर होगा बड़ा सियासी उलटफेर? क्या नीतीश कुमार फिर से पलट जाएंगे? आखिर दिल्ली में नीतीश कुमार से क्यों नहीं मिले पीएम मोदी और जेपी नड्डा? तो आइए अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं आखिर यह सभी सवाल क्यों उठ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, तो अब बीजेपी नीतीश को कमजोर करने में लग गई है। यानी बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। नीतीश बीजेपी पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी ने पर्दे के पीछे से नीतीश को कमजोर करने की रणनीति बना ली। यानी बीजेपी एक बार फिर अपने ही सहयोगी को खत्म करने के काम पर लग गई और अब यह बात नीतीश कुमार को भी समझ में आ गई है। इसीलिए वह मोदी और नड्डा से मिले बिना ही वापस लौट आए हैं। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी और नड्डा इंतजार करते रहे लेकिन नीतीश ने सारा प्लान कैंसिल कर दिया। तो आखिर क्यों किए जा रहे हैं ऐसे दावे? क्या है जेडीयू और नीतीश के खिलाफ बीजेपी की प्लानिंग? क्या नीतीश ने ले लिया है बड़ा फैसला? नीतीश कुमार जब अचानक से दिल्ली दौरे पर पहुंचे तो बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई। सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। तमाम तरह के दावे किए जाने लगे। कहा जा रहा था कि नीतीश जो फैसला लेने में इतना समय लगा रहे थे, आखिरकार उन्होंने वह फैसला ले लिया। अब बस इंतजार है 14 जनवरी। इसके बाद नीतीश कुमार ऐलान कर देंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार बीजेपी से दूरी बना रहे हैं, उसको देखकर यह चर्चाएं जोरों पर है कि नीतीश और बीजेपी की राहें कभी भी जुदा हो सकती है। नतीजा यह है कि नीतीश को साधने की कोशिश बीजेपी नेताओं ने धीरे धीरे शुरू कर दी। इसके बाद जब नीतीश के दिल्ली जाकर पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मिलने की बात सामने आई तो कहा जाने लगा कि शायद जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। आला कमान से नीतीश मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के बाद अपने गिले शिकवे भुला देंगे। जिन जिन चीजों पर पेच फंसा है, चाहे वह सीट बंटवारा हो, नेतृत्व का मुद्दा हो या जीतने के बाद सीएम बनने का मुद्दा हो, सारे मामले सुलझ जाएंगे। लेकिन अचानक से खबर आई कि नीतीश बिना मिले ही वापस पटना लौट गए हैं। इसके बाद कहा गया कि नड्डा और मोदी ने शायद नीतीश को नाराज कर दिया। नीतीश की शर्तें मानने से उन्होंने इनकार कर दिया और इससे खफा होकर नीतीश ने अपनी मुलाकात ही रद्द कर दी और सीधा पटना के लिए रवाना होगा। मोदी और नड्डा तो इंतजार ही करते रह गए। नीतीश का यह एक्शन बता रहा है कि वह अपना फैसला ले चुके हैं, बस ऐलान करना बाकी है। आप जानते ही हैं, पिछले कुछ दिनों से यह खबरें चल रही हैं कि दिसंबर का महीना खासकर 28 से 29 तारीखें नीतीश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। वे इन तारीखों में कोई बड़ा फैसला लेते हैं और फिर खरमास खत्म होने के बाद ऐलान कर देते हैं। इस समय सबकी नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं कि आखिर वह करने क्या वाले हैं। इस बीच कई खबरें निकल कर आई। कभी नीतीश कार्यक्रमों से दूरी बना लेते हैं, तो कभी अमित शाह के पटना आने की खबर के बाद अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए की बैठक से जो जेपी नड्डा के आह्वान पर बुलाई गई और अमित शाह की अध्यक्षता में हुई, नीतीश कुमार नदारद रहे। इसके बाद चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया कि नीतीश कुमार ने अपना मन बना लिया है कि वह बीजेपी के साथ अपना रिश्ता और आगे तक कायम नहीं रखेंगे। इसका असर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी दिख सकता है। जानकार कह रहे हैं कि नीतीश ने जो फैसला लिया है वह बहुत सोच समझ कर लिया है। नीतीश समझ चुके हैं कि बीजेपी उन्हें और उनकी पार्टी को कमजोर करने में जुटी हुई है। इसके अनगिनत उदाहरण है। शुरुआत तो अमित शाह के बयान से होती है, जिसमें उन्होंने संकेत दिए थे कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर सीएम बीजेपी का ही होगा। इस बयान ने बवाल मचा दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र में जिस तरह से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया गया, इसने जेडीयू को भी सतर्क कर दिया। इसके अलावा बीपीएससी परीक्षा को लेकर मचे बवाल और बीजेपी नेताओं की चुप्पी ने भी चर्चा को और हवा दी। ये सब घटनाएं संकेत देती हैं कि बीजेपी और नीतीश के बीच सियासी खींचतान चरम पर है। इसी बात को नीतीश कुमार समझ चुके हैं। यही वजह है कि उन्होंने अब मन बना लिया कि उन्हें धीरे धीरे बीजेपी से दूरी बना लिए, क्योंकि बीजेपी के साथ अगर रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने मंगलवार को कहा कि सीएम ममता बनर्जी की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। एडीआर की रिपोर्ट में उन्हें भारत की सबसे गरीब मुख्यमंत्री बताया गया है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा नेता ओब्रायन ने एक बयान में कहा, ममता बनर्जी का जीवन और समय सिर्फ भारतीय या एशियाई मानदंडों के हिसाब से अनुकरणीय नहीं है।
कोलकाता की एक गली में अपने साधारण घर से करुणा के साथ पोषित निस्वार्थ सार्वजनिक सेवा का उनका रिकॉर्ड ऐसा है जिसकी बराबरी दुनिया का कोई भी लोक सेवक नहीं कर सकता। उनकी कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। टीएमसी सांसद की यह टिप्पणी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें ममता बनर्जी को देश की सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री बताया गया है, जो सिर्फ 15 लाख रुपए से थोड़ी सी ज्यादा है। आप सभी का हेडलाइंस न्यूज में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।